स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? हम बात कर रहे थे यहाँ पर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की बेटा, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था कि ये हम 6 लेक्चर में खत्म कर देंगे इस अध्याय को। आज छठा लेक्चर है तो सर आज हम खत्म करने वाले हैं नहीं, एक लेक्चर और, एक एक्स्ट्रा, ठीक है। एक लेक्चर और मैं आपसे मांगूंगा, है ना। सो हम इस अध्याय में आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम बात करेंगे किसकी? द्विनिषेचन की, जो एक लक्षण है किस चीज का? पुष्पीय पादपों का। पुष्पीय पादपों में ये करेक्टर मिलता है, क्या मिलता है? द्विनिषेचन। इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्विज भी आएगा, वो क्विज आपने अटेंड करना है पूरा, ठीक है। करें स्टार्ट। आइए तो बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी किसकी? परागण की। परागण क्या होता है? जब परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। डन, सिंपल सा। क्या कहलाता है ये? परागण कहलाता है। ओके सर, सिंपल सा, आराम से समझ में आ गया। अब बात आ रही है, मैंने आपको 3 प्रकार से बताया था, 3 प्रकार के परागण बताए थे। स्वयं परागण, पर परागण, सजात पुष्पीय परागण। वो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिए थे। पर परागण में हमें कारकों की जरूरत थी, ये भी आपको समझ में आ गया था। 3 प्रकार के कारक थे, एक वायु था, एक जल था और एक हमारे क्या बोलते हैं, वायु था, जल था और क्या था बेटा जी? हमारे कीड़ों के द्वारा था, या हम बोलेंगे जंतुओं के द्वारा था, ठीक है। तो बात आ रही है वायु में जो वायु द्वारा परागित जो पुष्प जो होते हैं उनके परागकण मैंने आपको कैसे बताए थे? छोटे होंगे, हाँ सर। हल्के होंगे, हाँ सर। और कैसे होंगे? शुष्क होंगे, ठीक है। जल में भी यही बताया था, छोटे होंगे, हल्के होंगे, शुष्क होंगे, ठीक है। वो श्लेष्मा का आवरण होएगा जिससे वो भीग ना जाए। कीट परागित पुष्पों में शायद मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। कीट परागित पुष्पों में जो परागकण होंगे तो छोटे, लेकिन चिपचिपे होंगे। कैसे होंगे? होंगे तो छोटे, लेकिन कीट परागण में कैसे होंगे? ये चिपचिप होंगे। चिपचिपे क्यों होंगे? ताकि ये कीटों के पैरों से चिपक जाए, कीटों के पैरों से चिपक जाए। तो ये एक सिली मिस्टेक मेरे से हो गई थी, है ना। और ये मिस्टेक मैंने कहां पर कर दी थी? इस प्रश्न में कर दी थी, है ना। और इस प्रश्न में पूछा था कि किस प्रकार के परागकण कीट परागित पुष्प में पाए जाते हैं। जल्दी जल्दी में मैंने ये सोचा वायु, अरे वायु में तो कैसे थे? शुष्क थे, यानी ड्राई थे, है ना, खुरदरे थे और हल्के थे। तो मैंने ये आंसर बता दिया था, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, रियली सॉरी। इसका आंसर जो होएगा बेटा जी वो क्या होएगा? ए होएगा। कैसे होंगे? हल्के और चिपचिपे। ये आंसर था पिछले लेक्चर में। ये वाला जो क्विज था इसका आंसर मैंने आपको गलत बता दिया था, ठीक है। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैंने गलती करी है तो मैं आपको उसकी सही चीज भी आपको बताऊं, ठीक है। सो जल्दबाजी में सिली मिस्टेक मेरे से हो गई थी, मैं बिल्कुल मानता हूं मैंने ये मिस्टेक करी है। कीट परागित पुष्पों में परागकण कैसे? शुष्क नहीं होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? चिपचिपे होते हैं, तभी तो वो कीड़ों के पैरों से चिपकेंगे, है ना। वायु में कैसे होंगे? हल्के होंगे। वायु में कैसे होंगे? शुष्क होंगे, क्योंकि वायु में चिपकना नहीं है, वायु तो उनको लेकर जाने वाली है, ठीक है। सो इसके लिए हमको माफ करिएगा, सॉरी बेटा इस क्वेश्चन के लिए। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, हल्के और चिपचिपे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम यहाँ पर अगला जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो आ रहा है कृत्रिम संकरीकरण। सर ये कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सर? ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कृत्रिम संकरीकरण होता क्या है? तो बहुत सीधी सी बात है दोस्त, मैंने तुमसे कहा कि भैया तुम्हारे घर पर जो गुलाब है ना, वो गुलाब जो है, ध्यान से देख, मैंने बोला तुम्हारा घर है, ये मान लो तुम्हारा घर है, ठीक है। तुम्हारा घर है, मान लो कोई भी एक एक्स बच्चा, एक एक्स बच्चे का घर है, ठीक। उसमें ये गुलाब का पेड़ था और उस गुलाब के पेड़ पर गुलाब का फूल लगा हुआ है, ठीक है। ये पेड़ जो था इसमें गुलाब तो बहुत आकर्षित था, लेकिन इसका ये जो तना जो था ना, ये बड़ा छोटा सा था, वीक था। तना जो था इसका कैसा था बेटा? वीक था, छोटा था और बड़ा ही वीक था, मतलब तंदुरुस्त नहीं था, दुर्बल था, है ना। गिर जा रहा था बार बार, दृढ़ता नहीं थी। तो अब ये क्यों था?
अब जरा सोचिए, यहां पर पुष्प तो बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। पुष्प तो अव्वल क्वालिटी का, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही बड़े बड़े इसके पत्तियां हैं, इसको मार्केट में बेचा जा रहा है। पुष्प तो बहुत ही अव्वल दर्जे का, लेकिन इसका पेड़ का तना बड़ा बेकार था। यानी एक अच्छा करेक्टर है और एक बेकार करेक्टर है। अब तुम चाहते हो कि भाई साहब इसके अंदर इस पादप से एक ऐसा पादप मैं बनाऊं, एक ऐसा गुलाब का पेड़ मैं बनाऊं जिसके अंदर ना पुष्प भी ऐसा ही हो जैसा ये है, ऐसा ही हो, लेकिन उसका तना जो है लंबा हो जाए, दृढ़ हो जाए। यानी आप चेंज चाहते हो, है ना। अब लगातार जब स्वय परागण इसमें हो रहा था, क्या बोला हमने, लगातार जब इसमें स्वय परागण हो रहा था, यहां से यहां परागकण यहीं से यहीं गिर रहे थे, तो अगली जो पीढ़ी थी उसमें पुष्प तो अव्वल क्वालिटी का बढ़िया था, लेकिन उस पादप का एक गुण जो था वो बड़ा बेकार था। तो आप चाहते हो कि आप एक ऐसा पादप बनाओ, आपके द्वारा बनाया हुआ पादप, जिसमें अव्वल लक्षण हो। तो अब आप इसके लिए क्या करोगे? सर आप अपने घर पर ये वाला पेड़ देख रहे हो, हाँ सर। अब आप कहीं और से क्या लेकर आओगे? परागकण लेकर आओगे, है ना। आपको पता लगा आपकी मौसी के घर पर जो गुलाब का पेड़ जो था ना, उसके गुलाब के पेड़ में उसके गुलाब भी अच्छे थे, उसका तना भी स्ट्रांग था। तो आपने क्या किया, अपनी मौसी के घर से, मौसी के घर पे जो गुलाब है उसके परागकण आप लेकर आ रहे हो और यहां पर आप परागकण को डालोगे, है ना, यही होएगा ना। तो अब जरा सोचिए, क्या ये परागण आपने कराया? आप अपनी मौसी के घर से लेकर यहां पर छिड़काव करोगे तो परागण किसने कराया? हवा ने कराया, जल ने कराया, कीड़ों ने कराया कि आपने कराया? आपने कराया ना। तो मानव द्वारा किया गया परागण क्या कहलाता है? कृत्रिम संकरीकरण। हमारे द्वारा, मनुष्य द्वारा किया गया परागण हम भी तो करा सकते हैं ना दोस्त। मैं पड़ोसी के घर से लेकर आ गया, परागकण उच्च क्वालिटी के थे और डाल दिया यहां पर। बोलिए किसने कराया परागण? हमने कराया। ये क्या कहलाएगा? कृत्रिम परागण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। बताइए जनाब, यहां तक की बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना, कृत्रिम परागण आपको कराना है? हाँ सर। अब कृत्रिम परागण अगर आपको कराना है तो आपको किसी वाई के घर से आपको क्या लाने हैं? सर परागकण लाने हैं, और परागकण को लाकर आपको इस पे डालना है ना। तो सर अगर आप वाई के घर पर जा रहे हो, पीछे से, आपके पीछे से अगर यहां से परागकण निकलकर अगर यहां पर गिर गए, फिर क्या कर लोगे सर जी? तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? हमको यहां से परागकण लेकर आने हैं, लेकिन वो लाने से पहले आपको ये रोकना नहीं, आपको स्वयं परागण को रोकना नहीं है, रोकना है ना। इसके खुद के परागकणों को इस पर डालने से रोकना है ना। क्यों? क्योंकि अगर चले गए तो वापस से अगली पीढ़ी फिर से कैसी आ जाएगी? वीक तने वाली नहीं आ जाएगी, है ना। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सर जी हमें सबसे पहले इसको यहां से रोकना है, स्वयं परागण को रोकना। अब स्वयं परागण रोकने के लिए क्या करूं जनाब? तो स्वयं परागण रोकने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इस को ही हटा देते हैं, पुंकेसर को ही हटा देते हैं, पुंकेसर को ही यहां से काट देते हैं। ये लो, ये कैंची से काट दिया। अब साहब पुंकेसर को अगर यहां से काट दिया तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विपुंसन। इंग्लिश में बोलते हैं इमैस्क्यूलेशन। क्या बोलते हैं? इमैस्क्यूलेशन। जिनको एक बार में समझ में नहीं आता है वो पीछे रिवाइंड कर लीजिए, आराम से सुन लीजिए, स्पीड स्लो करके सुन लीजिए। बहुत सीधी सी बात है भाई, कि मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा पेड़ है इससे अच्छा, उच्चतम क्वालिटी का अच्छा पेड़ बने, तो इसके लिए मैं किसी कहीं और से परागकण लेकर आऊंगा। मैं खुद के परागकणों को इस पर डालने नहीं दूंगा। तो कैसे रोकूं भाई साहब? मैं एक काम करता हूं, पुंकेसर को ही हटा देता हूं। तो पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है बेटा जी? विपुंसन कहलाता है। तो पहला चरण क्या हुआ? सर विपुंसन करा दिया, यहां के जो परागकण हैं वो यहां पर नहीं आएंगे, ठीक है, वो यहां पर नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, नहीं आएंगे, और आपने इसी पुष्प के पुंकेसरों को क्या कर दिया? हटा दिया। ओके डन।
अब ये पुष्प कैसा हो गया, एक लिंगी हो गया। हाँ सर। स्वयं परागण कराने से रोक दिया। हाँ सर रोक दिया। लेकिन सर जब आप गए थे अपनी मौसी के घर, अगर गए थे आप, तो हो सकता है सर आपके पीछे से, हो सकता है सर आपके पीछे से, हो सकता है सर आपके पीछे से कोई और परागकण अगर आ गया, फिर क्या कर लोगे सर जी? और मान लो एक ऐसा परागकण आ गया जो बहुत ही खराब लक्षण वाला था, जिसके अंदर बहुत ही बेकार लक्षण वाले जीन्स थे, या बहुत ही बेकार क्वालिटी का परागकण अगर आ गया, तो अगला जो यहां से पेड़ बनेगा वो तो और भी बेकार हो जाएगा। तने के साथ साथ उसके पुष्प भी बेकार हो गए। फिर अब क्या कर लोगे? तो अब आपको किसको रोकना है? किसी और परागकण को लाने से रोकना है, किसी और परागकण को आने से रोकना है। यानी आपको अब पर परागण को रोकना है। पहले आपने ये करके किसको रोका सर? ये करके हमने स्वयं परागण को रोका, स्वयं परागण को रोक दिया। ठीक है। अब आपको किसको रोकना है सर? पर परागण को रोकना। अब आपको किसको रोकना है सर? पर परागण को रोकना है, पर परागण को रोकना है। क्यों रोकना है भाई? आप अपनी इच्छा का परागकण डालना चाहते हो ना यहां पर, अनैच्छिक परागकण तो नहीं चाहते ना। और जो इसका खुद का परागकण था वो भी नहीं चाहते। तो अगर इसका खुद का आ रहा था तो स्वयं परागण करने से रोक दो। क्या करो? पुंकेसर ही हटा दो, कैंची से काट दो, है ना। और स्वयं परागण को तो रोक दिया। लेकिन सर कोई और भी तो आ सकता था, उसको भी तो रोकना। मैंने कहा हाँ उसको रोकना है, तो क्या करूं? पर परागण को रोकने के लिए क्या करूं? तो दूसरा चरण होता है कृत्रिम संकरीकरण का, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोरा वस्त्रावरण। बोरा वस्त्रावरण या बैगिंग। क्या बोलते हैं? बैगिंग। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? अंग्रेजी में बैगिंग ही कहते हैं। अंग्रेजी में भी क्या बोलते हैं? बैगिंग ही बोलते हैं। अब बैगिंग क्या है? कुछ नहीं, मतलब कुल मिलाकर एक पॉलिथीन की थैली लगा दो इसके ऊपर। क्या लगा दो? पॉलिथीन की थैली लगा दो बेटा। ये देखो, इस तरीके से एक पॉलिथीन लगा दी। ठीक है। अब जरा सोचिए, अगर पॉलिथीन लगा दी तो क्या कोई और परागकण अंदर जा पाएगा? इमेजिन करिए, क्या कोई और परागकण अंदर जा पाएगा? क्या आपने एक बोरा लगा दिया? अरे भाई सीधा सा वर्ड है बोरा वस्त्रावरण, यानी एक वस्त्र के रूप में एक बोरा लगा दिया, एक बैगिंग कर दी है, बैग पहना दिया किसको? पुष्प को, ताकि अंदर कुछ ना जाए। तो आपने पर परागण को रोक दिया, आपने स्वयं परागण को रोक दिया। डन। अब आप बिंदास अपनी मौसी के घर जाएंगे, वहां से अपनी मौसी के घर से आकर आप क्या करेंगे सर? वहां से आप परागकण लेकर आएंगे। मैंने कहा, और परागकण को लाकर आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? परागकण ले आए, अब आप क्या करेंगे? इस थैली को खोलेंगे। हाँ सर, थैली खोल दी। जैसे ही थैली को खोलेंगे, खोलते ही थैली के अंदर आप डाल देंगे क्या? अपने परागकण डाल दिए। अब डालने के बाद, परागकण डालने के बाद अब आप क्या करेंगे? सो जाएंगे क्या? नहीं, वापस से ये बोरा लगा देंगे, वापस से ये बोरा फिर से लगा देंगे। क्यों? क्योंकि दोस्त अगर बोरा खोल दिया तो हो सकता है फिर से कोई और आ जाए ना परागकण। आपको तो आने नहीं देना ना कुल मिलाकर किसी और अनैच्छिक परागकण को, है ना। तो कुल मिलाकर प्रक्रियाएं जो है वो दो हैं कृत्रिम संकरीकरण की। पहली है क्या? विपुंसन, अंग्रेजी में बोलते हैं इमैस्कुलेशन, पुंकेसर को काट देना। दूसरी है बैगिंग, बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना तकनीक, जिसमें हम एक थैली लगा देते हैं। पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरीके से होती है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी मौसी के घर से अच्छे वाले परागकण लाने से पहले क्या करेंगे? खुद के जो पुंकेसर हैं, है ना, उनको काट देंगे। क्यों? क्योंकि हमें अगली पीढ़ी जो चाहिए उच्चतम क्वालिटी की चाहिए, और स्वयं परागण से उच्चतम क्वालिटी की नहीं आ रही थी, तो हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या कर देंगे? पुंकेसर को हटा देंगे। अब आप बोलेंगे सर अगर पुंकेसर नहीं हुए तो बढ़िया है ना, हमारा ये चरण ही नहीं होएगा। सोचिए, अगर एक पादप है ही कैसा, एक लिंगी है,
एक पादप है ही कैसा? मान लो एक पुष्प जो है एक लिंगी है, ये पुष्प कैसा था? एक लिंगी था, इसमें पुंकेसर ही नहीं है, तो तुम किसको काटोगे? हवा को काटोगे क्या? नहीं, तो ये वाला चरण होएगा ही नहीं, विपुंसन की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या करेंगे? बैगिंग करेंगे यार, नॉर्मल सी बात है ना। तो हाँ, अगर द्विलिंगी है सबसे पहले हम क्या करेंगे? विपुंसन करेंगे बेटा। विपुंसन का मतलब आपको समझ में आ गया है, ठीक है? विपुंसन का मीनिंग क्लियर है आपको? कहीं ना कहीं पुंकेसर को काट देंगे, कोई और परागकण ना आ जाए तो बैग लगा देंगे, फिर आप अपनी इच्छा का, ये देखो हाथ दिख रहा है, आप अपनी इच्छा के परागकण लाए और बोरा खोला और अंदर डाल दिए परागकण, ठीक है? फिर वापस से पुनः बैगिंग कर देंगे। हाँ सर, क्यों करें? क्योंकि और अभी भी तो चांस है ना, कोई आ सकता है ना, तो वापस से पुनः बैगिंग कर देंगे। डन सर। फिर इसके बाद क्या होगा? भाई साहब, जो भी कुछ होएगा बैग के अंदर हो जाएगा। क्या होएगा? निषेचन होएगा, बीज बन जाएगा, फल बन जाएगा, खत्म, खल्लास, यही तो चाहिए। डन। तो ये है प्रक्रिया जिसको हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम संकरीकरण। डन। चले, ये अब कुल मिलाकर हमारा कंप्लीट हुआ है परागण। जी हाँ, अब जाकर कंप्लीट हुआ है क्या? हमारा परागण। डन, क्लियर। चले आगे। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आने वाला था वो लाने से पहले एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछा था कि सर हमारी बुक में ना एरिसेइमा जो लिखा हुआ था, एरिसेइमा जो है उसमें लिखा हुआ था सांप के द्वारा होता है। बेटा सांप के द्वारा नहीं होता एरिसेइमा, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। एरिसेइमा को हम स्नेक प्लांट बोलते, कोबरा प्लांट बोलते, कोबरा प्लांट एरिसेइमा, है ना। सांप के द्वारा परागण किसमें होता है ये अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बता देता हूं। सांप के द्वारा परागण जो देखा गया है ना, वो देखा गया एक पादप में, और वो कौन सा पादप है? याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा, पर्टिकुलरली चंदन में। किसमें? चंदन का जो पेड़ जो होता है उसमें देखा गया है। और आपने सुना भी होगा चंदन के पेड़ के आसपास सांप मिलते हैं, है ना। तो ये वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है बालक, याद रखना। डन, क्लियर। चले आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बिंदास। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है पराग स्त्री केसर संकर्षण। अब इसको क्या बोलते हैं सर? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सर ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल, अंग्रेजी का वर्ड है। कई बार अंग्रेजी के वर्ड आसानी से समझ में आ जाते हैं, किससे? संकर्षण नहीं समझ में आ रहा, इंटरेक्शन से समझ में आएगा। सोचो ये दो लोग हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है। जब दो लोग आपस में वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, कुछ क्रिया करते हैं, इसने कुछ बोला, इसने सुना, इसने सुना, सुनने के बाद इसने प्रतिक्रिया दी, इसने सुना, यानी दोनों के बीच में क्या हो रहा है? वार्तालाप हो रही है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कोई संबंध स्थापित हो रहा है। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कुछ क्रिया दर्शा रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन बोलते हैं, है ना। बोलते हैं ना, ए स्कूल टीचर इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रंस, बोलते हैं कि एक स्कूल का टीचर अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बातें कर रहा है, उनको समझा रहा है ना। तो इंटरेक्शन का मतलब क्या है? जब दो चीजें आपस में कुछ क्रिया करती हैं, ठीक है। चल, अब यहां पर दो चीजें कौन है सर? एक तो पॉलन ग्रेन है और एक पिस्टिल है। पिस्टिल कौन था? स्त्री केसर था, और पॉलन यानी परागकण, ठीक है। तो परागकण आ गया। भाई हम क्या टॉपिक पढ़ चुके? हमने नर जननांग पढ़ लिया, मादा जननांग पढ़ लिया, पुंकेसर से या परागकोश से अब परागकण निकलकर कहां पर आ गया? वर्तिकाग्र पर। परागण भी पढ़ लिया। तो फाइनली अब आपके पास ये स्त्री केसर है, और इस स्त्री केसर पर कौन आकर बैठ गया है सर जी? परागकण आकर बैठ गया है। अब इन दोनों के बीच में क्या होएगी? क्रिया नहीं होएगी। सोचिए, इन दोनों के बीच में एक परागकण और एक वर्तिकाग्र, इन दोनों के बीच में क्या होएगी? क्रिया होगी कि नहीं होएगी? होएगी ना, सिंपल सी बात है। चलें आगे। अब बात आ रही है, ध्यान से सुनना, क्या होगा? ये जो क्रिया जो होएगी ये कब से कब तक? ये मतलब ये वर्ड का मीनिंग क्या था? ध्यान से सुनना। ये परागकण, ध्यान से सुनना, ये परागकण मान लेते आज 4 PM पर आकर बैठा। सुनना, इस वर्ड का पूरा मीनिंग बता रहा हूं, ये जो वर्ड हेडिंग दे रखी है इसका मीनिंग। मान लो आज एक परागकण 4 बजे इस वर्तिकाग्र पर आकर बैठा,
ठीक है। फिर इस परागकण में आप जानते हैं ये परागकण अंकुरित होएगा और इसमें इस परागकण में क्या निकलेगी सर? इस परागकण में पराग नलिका निकलेगी। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल निकलेगी। ये जो परागकण है इससे क्या निकलेगी सर? पराग नलिका निकलेगी। मैंने कहा ये पराग नलिका निकलते बीजांड में प्रवेश करेगी। कितने बजे? आज 8 बजे। ठीक है। तो कब बैठा था? परागकण आकर बैठा 4 बजे बैठा, तब से लेकर पराग नलिका किसमें घुसी? बीजांड में। कितने बजे? 8 बजे। तो ये जो अंतराल जो है ना, ये जो अंतराल जो था, ये जो ड्यूरेशन जो था, ये जो टाइम जो था, परागकण के बैठने से लेकर उसकी पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश तक का समय क्या कहलाता है? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। और बोल, इससे ज्यादा इजी तरीके से और क्या समझाऊं? इस हेडिंग का मीनिंग मैंने तुमको सिंपल भाषा में बोला कि भाई ये हेडिंग का मतलब क्या था? इंटरेक्शन का मतलब जब दो चीजें आपस में क्रिया कर रही हैं। हमने बोला परागकण आकर बैठा आज कितने बजे? 4 बजे शाम को आकर बैठ गया। ठीक है। अब 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 बजे तक क्या हुआ? ये परागकण जो है ये अंकुरित हुआ। मान लो 5 बजे अंकुरित हुआ, 5 से 6 बजे तक यहां पहुंचा, 6 से 7 बजे तक यहां पहुंचा, 7 से 8 बजे तक यहां पहुंचा। तो इन टोटल 3 घंटों में परागकण अंकुरित भी हुआ, उससे पराग नलिका निकली और पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर गई। ये समय जो था, ये पूरा काल जो था, ये समय जो है वो क्या कहलाएगा? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। बोलिए जनाब। अगर आप ध्यान से सुन रहे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हमेशा याद रखा करो, जब भी लेक्चर लिया करो, लेक्चर लेने से पहले एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़कर आ जाया करो। बांगड़ू बहुत मजा आता है, क्योंकि ये जो चीज मैंने आपको बोली है ना एक एग्जाम्पल के थ्रू, यही की यही चीज एनसीईआरटी में साफ साफ शब्दों में दे रखी है। परागकण के बैठने से या परागण होने से, परागकण जब वर्तिकाग्र पर आकर बैठता है तब से कब तक? जब तक उसकी पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर लेती है तब तक का पूरा टाइम, पूरा काल, समय क्या कहलाता है? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। डन। तो मीनिंग तो समझ में आ गया इस हेडिंग का। अब होएगा क्या सर? आप करने क्या वाले? भाई मैं कुछ नहीं करने वाला। क्या हम इस परागकण को अंकुरित नहीं करने वाले हैं? बोलो, इस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है सर? परागकण अंकुरित हो रहा है और पराग नलिका निकल रही है और पराग नलिका घुस कर किसमें चली गई? बीजांड में। 3 चीजें हो रही है ना। क्या क्या हो रहा है? परागकण अंकुरित हो रहा है, परागकण अंकुरित हो रहा है। परागकण अगर अंकुरित हो रहा है तो क्या निकल रही है? पराग नलिका बन रही है। पराग नलिका बन गई, पराग नलिका निर्मित हो गई है और ये पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर गई। ये पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर रही है। बोलिए, सिंपल, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ये 3 चीजें हो रही हैं। परागकण आया, बैठा, बैठने के बाद क्या कहेगा? बैठने के बाद क्या करेगा? अंकुरित नहीं होएगा? होएगा ना। अंकुरित होकर क्या बनाएगा? पराग नलिका। पराग नलिका अंदर जाएगी, हाँ जाएगी, बीजांड में घुस जाएगी। ठीक है। अब यहां तक ये 3 चीज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये परागकण आया, आकर बैठा, पराग नलिका निकली, ये पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर गई है। ये है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। सिंपल सा। अब प्रश्न आपका बनेगा, सबसे पहला प्रश्न जो यहां पर बनेगा बहुत सीधा सीधा, सर अगर परागकण आया, ये परागकण अगर आया, कौन सा? यहां पर परागकण आया, मान लो ये जो स्त्रीकेसर जो था, ये स्त्रीकेसर जो है ये गुलाब का है, ठीक है, और ये जो परागकण है ये भी किसका है? गुलाब का है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर जी अगर
कोई और परागकण आ गया तो मान लो ये वाला परागकण आ गया और ये परागकण जो है मान लो गुड़ल का है। अब बताओ सर जी कौन सा अंकुरित? तो सोच, आप यही सोचेंगे और यही बताएंगे कि और यार ऑब्वियस सी बात है स्त्री केसर गुलाब का है। मैंने कहा हाँ, परागकण जो है दोनों में से एक गुड़ल का है एक गुलाब का है, तो आप तो यही बोलेंगे सर यही वाला अंकुरित होएगा, ये वाला थोड़ा ना होगा, तो दूसरी जाति का। मैंने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न भी तो खड़ा होएगा ना आपके दिमाग में, सर ऐसा कैसे, यही क्यों अंकुरित हुआ? कई बच्चे बोलेंगे अरे भाई सेम जाति का है, ये गुलाब का स्त्री केसर परागकण गुलाब का है तो वही अंकुरित होएगा। मैं भी यही बोलूंगा हाँ। तो सर ये वाला अंकुरित नहीं हो पा रहा, ये कौन निर्धारित कर रहा है? यही क्वेश्चन बनेगा ना कि कौन निर्धारित कर रहा है कि समान जाति का परागकण अंकुरित होता है। तो याद रखना, भूलना जाइएगा, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र स्टार बना दिया है मैंने। वर्तिकाग्र याद रखिएगा निर्धारित करती है, निर्धारित करती है, निर्धारित करती है कि समान जाति का परागकण अंकुरित हो। क्या बोला हमने? वर्तिकाग्र जो है ना ये निर्धारित करेगी, ये जो वर्तिकाग्र है ये डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगी वर्तिकाग्र की जो सेम जाति का परागकण है वो ही अंकुरित हो। अब आपका फिर से प्रश्न होगा कैसे निर्धारित करेगी सर जी, कैसे? इसके पास आंखें हैं कि देख लिया, अच्छा मैं तो गुलाब की हूं वर्तिकाग्र, अच्छा ये दो परागकण है, ये जो है ये गुलाब का, इसको अंकुरित होने देते। देख कर, मैंने कहा नहीं आंखें तोड़ना है। सूंघ कर, मैंने कहा नहीं भाई। टेस्ट करके, मैंने कहा नहीं यार, जीभ है क्या, आंखें हैं क्या, कान है क्या, नहीं ना। तो फिर कैसे ये निर्धारण जो है ये कैसे हुआ, ये वर्तिकाग्र ने कैसे निर्धारित कर लिया? तो याद रखना ये निर्धारण ना ही हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ना ही ज्यादातर बुक्स में बताया हुआ है। बस इतना सा याद रखना, ये निर्धारण कैसा होता है? रासायनिक होता है। कैसा होता है? रासायनिक होता है। कैसा होता है? रसायन, केमिकल्स जो वर्तिकाग्र पर उपस्थित होते हैं डिसाइड करते हैं कि जो परागकण आए हैं वो समान जाति के हैं कि नहीं है। बस मैं इतना सा बोलूंगा। कौन से रसायन? एक रसायन जरूर याद रखना। कौन बेटा जी? एक शर्करा होती है जिसका नाम होता है आइनोसिटॉल। आइनोसिटॉल। आइनोसिटॉल कौन है? एक शर्करा है, एक प्रकार की शर्करा है। ठीक है, अब इधर देख, ध्यान से देख। मान लीजिए मेरी खोपड़ी जो है ये वर्तिकाग्र है, ये मेरी खोपड़ी जो है वर्तिकाग्र है। ठीक है, मेरी खोपड़ी पर एक शर्करा मिल रही थी जिसका नाम है आइनोसिटॉल। देख सिंपल तरीके से समझाऊंगा, सिंपल तरीके से। मैंने बोला ये मान ले मेरी मान सीधा वर्तिकाग्र है, यूं समझ लो। हालांकि बुक्स में इस तरीके से कोई चीज समझा नहीं रखी, जस्ट समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये वर्तिकाग्र है और मैं बोल रहा हूं कि साहब ये गुलाब की है। ठीक है, किसकी है? गुलाब की है। और इस वर्तिकाग्र पर कहीं ना कहीं जस्ट समझाने के लिए आइनोसिटॉल मिल रहा है गोल गोल, गोल प्रकृति का। कैसा है? गोल प्रकृति का। कौन है? जस्ट समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूं। कहीं सोचो कि ऐसा होता है क्या सर जी? ना जी ना, ऐसा नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ये मान लो ये कौन है? आइनोसिटॉल है, आइनोसिटॉल है। ठीक है, अब साहब यहां पर दो परागकण है, यहां पर दो परागकण है, एक ये वाला परागकण है, ठीक है, और एक ये वाला परागकण है। एक ये वाला है और चलो भैया एक ये वाला है। ये मान लो दो परागकण है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा,
इस परागकण पर, ये वाला जो परागकण है, इस पर जो आइनोसिटॉल है वो नुकीले नुकीले, यानी अलग प्रकृति के हैं, और यहां पर जो आइनोसिटॉल थे वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे यहां पर मिल रहे थे। और ये जो परागकण जो था ये गुलाब का था, और ये जो परागकण जो है वो किसका है, मान लेते गुड़हल का है। तो बहुत सिंपल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या सर ऐसा होता है? बाबू ऐसा नहीं होता है। मैं सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्तिकाग्र पर जो शर्करा होती है, वर्ती काग्र पर जो शर्करा होती है, उसकी मात्रा, उसकी संरचना, उसका रासायनिक जो संगठन जो होता है वो बिल्कुल वैसा ही होगा उस परागकण में जैसा वो परागकण जो उसी जाति का है। कहा सर जी? फिर से सुन, मैंने बोला वर्तिकाग्र पर जो शर्करा मिलेगी उसका संगठन, यानी जिसकी संरचना, जिसकी संख्या, जिसकी मात्रा, सब कुछ वैसी होगी। वैसी होगी किसके जैसी होगी? जो सेम जाति का परागकण है वैसी होगी, अलग जाति के परागकण के जैसी नहीं होगी। अब जरा सोचिए, आइनोसिटॉल एक जैसे हैं, बराबर है, तो कौन सा अंकुरित हो जाएगा? समान जाति का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हालांकि ये जस्ट एक तरीके से ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि भाई साहब ये जो निर्धारण जो होता है ये रासायनिक होता है। केमिकल्स डिसाइड करते हैं जो वर्तिकाग्र पर उपस्थित होते हैं कि समान जाति का परागकण ही क्या हो, अंकुरित हो। जिसमें से एक केमिकल आप याद रखना, अगर याद रख सकते हो, कौन होता है? एक प्रकार की शर्करा होती है जो हेल्प करती है किस चीज में? कंपैटिबिलिटी, अंग्रेजी में बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। क्या? कि जो परागकण समान जाति का है वही अंकुरित हो। ठीक है, डन। चल, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था जो क्लियर हो चुका है कि भैया कि जो परागकण आएंगे किसी भी जाति का हो सकता है, सेम जाति का ग्रो करेगा, सेम जाति का अंकुरित होएगा। ये डिसाइड कौन करती है बेटा? याद रखना, ये कौन डिसाइड करती है? सर ये हमारी वर्तिकाग्र डिसाइड करती है कि कौन से जाति के परागकण को अंकुरित होने देना है। डन। चल, अब मान लेते हैं सर ये हमारा दोनों आए थे, वो ऑब्वियस सी बात है ये अंकुरित होएगा। मैंने कहा हाँ जी ये अंकुरित होएगा। अब बात आ रही है सर जी ये अंकुरित होएगा, ये हमारा क्या होएगा? अंकुरित होएगा। चलो ये पूरा ही हटा देते, ये अंकुरित होएगा, ये हमारी वापस से बना देता हूं, ये हमारी वर्तिकाग्र है और ये हमारा आने वाला है क्या? परागकण। अब इधर देखना, परागकण में आपको याद आ रहा है 3 कोशिकीय अवस्था थी। कितने बच्चों को याद आ रहा है? 40% पादपों में जो परागकण निकला था 3 कोशिकीय अवस्था में था, लेकिन हमारी बुक में लिखा हुआ है 60% पादपों में जो निकला था वो दो कोशिकीय अवस्था। ठीक है, नॉर्मल सी बात है भाई। 60% पादपों में कैसा निकला था? 2 कोशिकीय, और 40 में कैसा निकला था? 3 कोशिकीय। और परिपक्व कौन सा था? हमने आपको बता दिया था 3 कोशिकीय। चलो सर, ये परागकण यहां पर आकर बैठ गया। ठीक है, अब ये जो परागकण जो है, जरा गौर फरमाइएगा जनाब, यहां पर आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है इस परागकण में आपको बाह्य चोल याद आ रहा है? कितने बच्चों को बाह्य चोल याद आ रहा है? एग्जाइम याद आ रहा है जी? हाँ जी, याद आया? ये एक जनन कोशिका, ये दूसरी जनन कोशिका और ये तीसरी जनन कोशिका, और ये काली काली जो है ये अंत्यचोल है। काला काला क्या है? अंत्यचोल है। नीला नीला क्या है? आपका बाह्य चोल है। बताने की जरूरत नहीं है, एक बार में पकड़ा करो, चीज को जल्दी से ग्रेस्प किया करो। ये कौन है? बाह्य चोल है, और ये क्या है? काला काला अंत्यचोल है। ठीक है, और एक छिद्र था जिसका नाम था जनन छिद्र, आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखिए ये परागकण आकर बैठेगा, किस पर आकर बैठेगा? इस परागनलिका पर आकर बैठेगा, और बैठने के बाद सबसे पहले तो निर्धारण होएगा कि समान जाति का है कि नहीं है। मान लेते हैं हमने तय कर लिया कि हाँ भैया ये परागकण भी गुलाब का है और ये स्त्रीकेसर भी गुलाब की। ये किसने निर्धारित कर लिया? इस वर्तिकाग्र ने निर्धारित कर लिया। अब क्या होगा सर जी इसके बाद में? अब इसके बाद जैसे ही निर्धारण हो जाता है, मैंने बोला जब निर्धारण हो जाता है
जब निर्धारण हो जाता है, किस चीज का निर्धारण हो जाता है? लिखने की जरूरत है क्या? परागकण और वर्तिकाग्र समान जाति की है। परागकण और वर्तिकाग्र, या स्त्री केसर भी बोल सकता हूं, वर्तिकाग्र समान है या समान जाति के हैं, समान जाति के हैं। सर अब इसके बाद क्या होगा, है ना? यहां तक तो हमने देख लिया भाई साहब, हमने क्या देख लिया? हमने नर जननांग देख लिया, हमने क्या देख लिया? मादा जननांग देख लिया, हमने देख लिया कहीं ना कहीं परागण देख लिया। परागण में कहीं ना कहीं नर जननांग के परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर आ चुके हैं। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर आएगा तो सबसे पहला काम क्या होगा? निर्धारण होगा कि भैया किसको उगने देगी वर्तिकाग्र या किसको अंकुरित होने देगी। वही जो समान जाति का होगा, ये निर्धारण कौन करेगा? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ने निर्धारण कर दिया किसकी हेल्प से? रसायनों की सहायता से। डन डन ना? अब इसके बाद क्या सर? अब इसके बाद क्या होगा? जैसे ही ये निर्धारण हो गया कि हाँ भाई ये समान जाति का, अब इसके बाद क्या होएगा? इसके बाद ध्यान से देखना, जो चीज मैं दिखाने वाला हूं, इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पाते हैं। वर्तिकाग्र है हमारी, ठीक है। और इस वर्तिकाग्र पर ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जल उपस्थित है, रसायन तो है ही है, जल भी है, जल है, ठीक है। और ये आकर बैठ गए जनाब हमारे, कौन आकर बैठ गए हमारे? ये परागकण, जिसमें एक जनन कोशिका ये रही, एक जनन कोशिका ये रही, और ये कायिक कोशिका, और एक जनन कोशिका ये रही, एक जनन कोशिका ये रही, और ये कायिक कोशिका, और काला काला भाग जो है वो कौन है? अंतःचोल है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यहां पर बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? ध्यान से देख, ध्यान से देख। आगे देखने से पहले मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, जरा सोच समझकर मुझे बताइएगा। एक कोशिका है, उस कोशिका के आसपास अगर जल होता है ना, जल, तो कोशिका जल को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। जल जो है उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, यहां पर क्या, यहां पर आपको एक छिद्र दिख रहा है? हाँ सर, छिद्र दिख रहा है, जिसको हमने क्या बोला था? जनन छिद्र। हाँ सर, उस जनन छिद्र, अच्छा जनन छिद्र होता भी कहां पर है? कायिक कोशिका के पास में होता है, जनन कोशिका के पास में नहीं होता। कहां पर होता है? जो दो जनन कोशिका होती है वहां पर नहीं होता। कौन? जनन छिद्र। कहां पर होता है? ये जो कायिक कोशिका होती है ना, कायिक कोशिका, इसके सामने होता है। कौन? जनन छिद्र। क्यों सर जी? अभी बता रहे। अब जरा देखिए, यहां पर ये जो परागकण जब आकर बैठेगा, निर्धारण हो जाएगा समान जाति का, उसके बाद में ये जल जो है ना, ये जल की बूंदे ये जाएंगी अंदर। जरा सोचिए, कायिक कोशिका है, और कोशिका जल को क्या कर लेगी? अवशोषित। अब मुझे बता, अंदर जल ही जल भरने लग जाएगा। अब कोशिका के अंदर अगर जल चला जाए तो कोशिका पिचकेगी कि फूलेगी? दिमाग लगाओ, एक कोशिका पिचकेगी कि फूलेगी? सर ऑब्वियस ही बात है, एक कोशिका के अंदर अगर जल जाता जा रहा है, जल ही जीवन है, जल जीव द्रव्य बनाता है, जल अगर जाता जाएगा तो जीव द्रव्य बढ़ेगा, कहीं ना कहीं वो कोशिका फूलेगी कि नहीं फूलेगी? फूलेगी ना। हाँ सर, कोशिका फूलेगी। तो जनाब जल्दी से मुझे बताओ, ये जल जब जाता जाएगा, जल जब जाता जाएगा, जल जाता जाएगा, जल जाता जा रहा है, 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 यहाँ पर जल था। हाँ सर, जल जब अंदर जाएगा तो ये कोशिका फूलेगी कि नहीं फूलेगी? ये जल जब अंदर जाएगा तो कोशिका फूलेगी। अंदर दबाव पड़ेगा भित्ति पर, सोच, इस भित्ति पर दबाव पड़ेगा। हाँ सर, इस भित्ति पर, यहां पर इस भित्ति पर दबाव पड़ेगा, जल जब अंदर बढ़ता जाएगा। हाँ सर, ये कौन सी भित्ति थी? अंतःचोल थी, ये काली काली। हाँ सर, ये काली काली अंतःचोल है, इस पर दबाव पड़ेगा। और इस पर अगर दबाव पड़ेगा तो जरा इमेजिन करिए, अंतःचोल एक जगह से
एक ऐसी जगह जहां पर अंत्यचोल कवर नहीं है, जिसको हमने क्या बोला है, जनन छिद्र बोला है। क्या इस जगह से, इमेजिन कर, क्या इस जगह से ये अंत्यचोल बाहर नहीं आ जाएगी? सोचो, दिमाग लगाओ। अभी तो तुम कह रहे थे नहीं आया गुरुजी समझ में। मैंने कहा वापस से देख, इधर से देख। मैंने कहा यहाँ पर देख, इधर देख, वापस से देख, जिसको समझ में नहीं आया। बहुत सीधे तरीके से बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से। साहब ये हमारी अंत्यचोल है, या ये हमारी 3 कोशिका थी, कायिक कोशिका, 2 जनन कोशिका, और उनकी ये जो कोशिका भित्ति थी जिसको हमने अंत्यचोल बोला था। जिन जिन बच्चों को याद है, आशा करते सभी को याद होगा। बाहर क्या था सर जी? ये बाह्य चोल था। मैंने कहा ठीक है जी, ये बाह्य चोल था हमारा, ठीक है। मैंने बोला इस कायिक कोशिका के अंदर अगर जल जाता जाएगा, यहाँ पर जल जाता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो जल अंदर जाएगा तो कोशिका फूलेगी ना, यहाँ पर दबाव पड़ेगा ना, अंत्यचोल पर दबाव पड़ेगा ना, अंत्यचोल बाहर आने की कोशिश करेगी ना। अब आप मुझे बताओ, अंत्यचोल यहाँ पर कहाँ से बाहर आ पाएगी? जरा दिमाग लगाओ, अंत्यचोल यहाँ पर कहाँ से बाहर आ पाएगी? अंत्यचोल यहाँ पर कहाँ से बाहर आ पाएगी? ये अंत्यचोल जो है ये कहाँ से बाहर आ पाएगी? जहां पर अंत्यचोल कवर नहीं है, जहां अंत्यचोल जो है वो कवर्ड नहीं है। कहां से कवर्ड नहीं है? इस जगह से। तो जरा इमेजिन करो ना, ये अंत्यचोल यहां से बाहर नहीं आएगी, आएगी ना, बाहर आती जाएगी ना, ये इस तरीके से बाहर आती जाएगी ना, बस खत्म बात। इतनी सी बात तुमको समझानी थी। ये अंत्यचोल यहाँ से बाहर आती जाएगी, ऐसे बाहर आती जाएगी, खत्म। बोलिए डंडना डंडन। अब ये जो बाहर आई है अंत्यचोल एक नलिका के रूप में, यही क्या कहलाती है? पराग नलिका। तो आज तक कई बच्चों को ये पता ही नहीं था कि पराग नलिका है क्या। तो पराग नलिका और कुछ नहीं, क्या ये जो अंत्यचोल है ना, इसी का ही प्रवर्धन है। ये जो अंत्यचोल जो थी यही बाहर आ जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पराग नलिका। ठीक है सर, इतनी सी आई। अब ये पराग नलिका, ये मान लेते हैं इतनी सी पराग नलिका, इधर देखिएगा, ये इतनी सी पराग नलिका जो है, ये इतनी सी पराग नलिका जो है ये आ गई है, आ गई। हाँ। अब ये पराग नलिका अंदर जाएगी, मैंने कहा, और अंदर जाकर ये क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है। अब वृद्धि कैसे करेगी? कौन करवाएगी? तो याद रखना, इस पराग नलिका की वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन होता है? कहीं नहीं लिखा हुआ हमारी एनसीईआरटी में, एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। इस पराग नलिका की वृद्धि के लिए उत्तरदायी पता है कौन होता है? ध्यान से सुनना। ये वाली जो कोशिका थी, इस कोशिका का नाम क्या था बेटा? इस कोशिका का नाम क्या था? ये जिसके एक बड़ी कोशिका थी, उसका केंद्रक जो था अनियमित आकृति का था, इसका नाम क्या था सर जी? कायिक कोशिका। आपको पता है कायिक कोशिका का एक और नाम है, अगर मैंने आपको बताया है, अगर नहीं बताया तो ये मेरी फिर से मिस्टेक है। कायिक कोशिका का एक और नाम होता है जिसको हम नलिका कोशिका भी बोलते हैं, ट्यूब सेल बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है कायिक कोशिका को? अंग्रेजी में वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल बोला जाता है, ट्यूब सेल या वेजिटेटिव। अब आप में से कितने बच्चों को याद है, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, जीवों में जनन पढ़ाया था, उसमें कहीं कायिक वर्ड आया था? कायिक, हाँ सर आया था। कायिक कौन से भाग होते हैं पादप के अंदर? सर वो भाग होते हैं जो जनन से संबंधित नहीं होते। वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं ना। जरा दिमाग लगा, ये कोशिका इस होगा, इस कोशिका को आपने नलिका कोशिका क्यों बोला होगा? क्योंकि ये कोशिका के अंदर जो पोषण भरा पड़ा है, इस कोशिका के अंदर जो जो चीज भरी पड़ी है, पोषण भरा पड़ा है, वो पोषण क्या कराएगा दोस्त? सर वो पोषण इस पराग नलिका की क्या करवाएगा? वृद्धि करवाएगा। इस पराग नलिका की क्या करवाएगा? वृद्धि कराएगा। जरा सोचिए, पराग नलिका क्या कर रही है सर जी? वृद्धि कर रही है। डन, क्लियर। अब ये पराग नलिका कहां आ गई है सर? बीजांड में आ गई है।
सॉरी, ये पराग नलिका कहां आ गई है? अंडाशय में आ गई है। अब पराग नलिका को कहां पर घुसना है जरा सोचिए। सर इस पराग नलिका को घुसना है। मैंने पूछा कहां घुसना है? आपने बोला सर बीजांड में पहुंचना है। आपने बोला सर इस बीजांड में जाना है। मैंने कहा ठीक है जी। अब ये पराग नलिका जो है इसको जाना है इस बीजांड के अंदर। इस पराग नलिका को कैसे पता लगेगा कहां से जाना है? ये पराग नलिका दोस्त, ये पराग नलिका, ये जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका इधर से भी जा सकती है, इसको तोड़ते हुए भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है। यानी बीजांड द्वार से जा सकती है, ऊपर निभाग से तोड़ते हुए अंदर आ सकती है, इस द्वार से छेद से जा सकती है। हाँ सर, निभाग, ये वाला क्षेत्र निभाग था, यहां से अंदर जा सकती है। मैंने कहा हाँ। सर अध्यावरण को तोड़ते हुए अंदर आ सकती है। मैंने कहा हाँ यार, तीनों तरीके से जा सकती है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं सर यहां से जाएगी, ये जो छेद है यहां से जाएगी। मैंने कहा तेरे को कैसे पता? तेरे को कैसे पता कि यहां से जाएगी? सर जी हमने बुक में देखा था। कहा? ऐसा डायग्राम हमको दिखाई दिया था, ये देखो ये पराग नलिका यहां से गई है। तुम्हें कैसे पता? या इस पराग नलिका को कैसे पता कि कहां से जहां जाना है? इस पराग नलिका को कैसे पता कि यहां से जाना है? कैसे पता लगेगा? हालांकि तीनों तरीके से जा सकती है। ये देख पराग नलिका तीनों तरीके से जा सकती है। पहला ये वाला जरा जगह देखना, ये देख ये है पराग नलिका, पोलन ट्यूब लिखा हुआ है। हाँ सर, ये पराग नलिका तुमको कहां से जाती हुई दिखाई दे रही है? सर यहां से। यहां पर कहां से दिखाई दे रही है? ऊपर से, निभाग से। यहां कहां से जाती हुई दिखाई दे रही है? सर बीजांड अध्यावरण को तोड़ते हुए। आया समझ में? आराम से देख, मैं सारी चीज पेन हटा देता हूं, आराम से देख। यहां पर देख, ये है पराग नलिका, ब्राउन कलर की हल्की सी दिख रही होगी ये वाली। पोलन ट्यूब लिखा भी हुआ है, पराग नलिका को पोलन ट्यूब बोलते हैं। यहां से जाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ सर। यहां पर देख, यहां पर कहां से ऊपर से आती हुई दिखाई दे रही है। हाँ सर। यहां पर भी देख, यहां पर भी कहां से जाती हुई? अध्यावरण से होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ सर। तो एंट्री तो वो कहां से ले सकती है? सर इन तीनों जगह से ले सकती है। यहां से भी जा सकती है, इसको तोड़कर भी जा सकती है, निभाग से भी जा सकती है ना? और तीन जगहों से अगर ये जा रही है तो तीन अलग अलग प्रकार से क्या हो रही है? प्रवेश हो रहा है बीजांड में। हम तीनों का नाम क्या है? अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, पोरोगेमी। पोरोगेमी जो लिखा हुआ है इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा, याद रखना, बीजांड द्वारीय प्रवेश। बीजांड द्वारीय प्रवेश। अब देखो, कई बार इंग्लिश के वर्ड समझ में नहीं आते, हिंदी के बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। बीजांड द्वारीय प्रवेश का मतलब यानी एंट्री कहां से हो रही है? प्रवेश कहां से हो रहा है? बीजांड द्वार से। बीजांड द्वार से। ये बीजांड द्वार ये जगह है, यहां से हो रहा है, खत्म। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है? चैलेजोगेमी। चैलेजोगेमी, चलो ये तो समझ में आ जाता है, चैलेजा वर्ड आप लोगों ने सुना हुआ है। चैलेजोगेमी को हम क्या बोलते हैं? निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश। सर जी इनके कोई उदाहरण याद रखने ना मेरे भाई? कोई उदाहरण तेरे को याद नहीं रखने, कुछ भी, कोई भी उदाहरण तेरे को याद नहीं रखना है। मीजोगेमी, कौन सा? मीजोगेमी। मीजोगेमी। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश। तो कुल मिलाकर इस तरीके से तीन प्रकार से प्रवेश करती है कौन बेटा जी? आपकी पराग नलिका। कर गई प्रवेश, है ना? सिंपल सा था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। लेकिन जो चीज याद रखनी है वो ये कि मैक्सिमम पादपों में ये वाला प्रवेश पाया जाता है। अधिकतम पादपों में, अधिकतम पादपों में कौन सा प्रवेश होता है? ये वाला प्रवेश। कौन सा? ये वाला। इसको मैं हटा देता हूं यहां से। कौन सा प्रवेश होता है बेटा? याद रखना, ये वाला।
ये पराग नलिका यहां से जाती है। कहां से? बीजांड द्वार से जाती है। ठीक है, डंडना डंडन, ये पराग नलिका है बेटा। ठीक है, और ये पराग नलिका अधिकतम केसेस में कहां से जा रही है सर जी? बीजांड द्वार से जा रही है। मैंने कहा ओके जी, डन, क्लियर। लेकिन आपका अभी भी प्रश्न होगा, सर कैसे पता लगेगा? मैंने कहा किसको? इस पराग नलिका को, यहां से जाना है। आंखें हैं क्या इसके पास? नहीं, तो फिर कैसे पता लगेगा? मैंने कहा आइए बताता हूं आपको कैसे पता लगेगा। ये टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास जगह है बताने के लिए। यस, यहां पर समझा देता हूं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको समझा रहा हूं मैं यहां पर कि कैसे पराग नलिका को पता लगेगा कहां से जाना है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब की बार ये बड़ा कर दिया मैंने सिर्फ समझाने के लिए। सभी को याद आ रहा है बीजांड? बीजांड की संरचना याद आ रही है सभी को? इस बीजांड की संरचना में याद करो, एक भ्रूण कोश था। हाँ सर, भ्रूण कोश था। इस भ्रूण कोश में 3 प्रतिमुखी कोशिका थी। हाँ सर, थी। 3 प्रतिमुखी कोशिका थी। हाँ जी सर जी, थी। कौन? 3 प्रतिमुखी कोशिका थी। मैंने कहा एक बड़ी सी कोशिका थी, याद करो, एक बड़ी कोशिका थी निभाग की तरफ। हाँ सर, अंड कोशिका थी। और साथ में 2 छोटी कौन थी? साइड में 2 छोटी कौन थी सर जी? सहायक कोशिका थी। बाकी एक केंद्रीय कोशिका थी, उसमें ध्रुवीय केंद्र था। ठीक है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इन अंड कोशिका के पास में जो सहायक कोशिका है, इसको सहायक कोशिका क्यों बोला है? इनको सहायक कोशिका जानते हैं क्यों बोला जाता है? क्योंकि सर ये सहायता करेंगी। किस चीज में सहायता करती हैं? ध्यान से सुनना। ये जो सहायक कोशिका जो होती है, मैं इतनी सी चीज को यहां पर बना रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा जनाब। ये है अंड कोशिका, ध्यान से देखना, सिर्फ इतने से भाग को बाहर बना रहा हूं। ये है अंड कोशिका, और अंड कोशिका के पास में है ये 2 सहायक कोशिका। ठीक है, इन सहायक कोशिकाओं के ऊपर, इन सहायक कोशिकाओं के ऊपर कुछ उंगली नुमा, इस तरीके से उंगली नुमा कुछ संरचनाएं होती हैं, जिनको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तंतु रूपी समुच्चय। तंतु रूपी समुच्चय, हिंदी में बोलते हैं तंतु रूपी समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस तंतु रूपी समुच्चय, कुछ उंगली नुमा संरचनाएं थी। ये कुछ उंगली नुमा संरचनाएं थी। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये उंगली नुमा संरचना ये यहां पर क्या करती है बेटा? ये निकालती हैं क्या? बोरोन। क्या निकालती हैं सर? ये स्त्रावित करती हैं। क्या स्त्रावित करती हैं सर? बोरोन। अब आप बोलेंगे सर बोरोन क्या होता है? भाई साहब केमिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या तूने? हैं? पीरियोडिक टेबल याद है? उसमें तत्व आते हैं। हाँ सर, उसमें से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे पढ़े हुए हैं ना। उसमें बोरोन वर्ड नहीं सुना है? होता है ना, एक तत्व है, एक एलिमेंट है। हाँ, तो बोरोन स्त्रावित करती है कौन? ये फिलीफॉर्म संपुट। अब इधर देख, इधर देख, ध्यान से। ये फिलीफॉर्म संपुट ने बोरोन स्त्रावित कर दिया। ऑरेंज कलर लेते हैं। फिलीफॉर्म संपुट ने बोरोन स्त्रावित कर दिया, और ये बोरोन जो है यहां से यहां पर था, यहां पर था, इधर की तरफ ये बोरोन भरा पड़ा है। ये बोरोन यहां से निकल रहा है। अब बोरोन यहां से, अगर यहां से बढ़ता जा रहा है, 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 बोरोन निकल रहा है। देख यहां से, इस फिलीफॉर्म संपुट से बोरोन निकल कर बाहर इधर से बढ़ता जा रहा है, 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 बढ़ता जा रहा है,
भर गया भर गया भर गया, इधर से जाने की जगह नहीं है तो इधर जाएगा ना, हाँ सर इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। अब आप खुद थोड़ा सा इमेजिन करो ना दोस्त, यहां पर ये परागकण था, हाँ सर इस परागकण की क्या निकल चुकी है सर, पराग नलिका निकल चुकी है। मैंने कहा ठीक है, और पराग नलिका जो होती है ना, ध्यान से सुनना, ये जो पराग नलिका जो होती है ना, इस पराग नलिका में कमी होती है। किसकी कमी होती है सर, बोरोन की। अब आप मुझे बताएंगे जहां जहां बोरोन मिल रहा है वहां वहां पराग नलिका वृद्धि करेगी। अब जरा सोचिए, पराग नलिका आ रही है, ये पराग नलिका आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, आते 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 थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, बोरोन यहां की तरफ था, हाँ सर यहां की तरफ निकला पड़ा था। कौन, बोरोन ही बोरोन, बोरोन ही बोरोन यहां की तरफ निकला पड़ा था। किसने निकाला था सर, ये फिलीफॉर्म संपुट ने बोरोन निकाला था। तो दिमाग लगाइए जनाब, ये पराग नलिका बोरोन की तरफ आकर्षित होएगी, हाँ, और बोरोन मिल रहा है, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। कहां से निकल रहा है सर, यहां से, और घुस जाओ किसमें, जहां से निकल रहा है, कहां से, इस भ्रूण कोश में घुस जाओ। तब आप मुझे बताएंगे क्या ये पराग नलिका का ये जो वृद्धि जो हो रही थी, क्या ये एक रासायनिक आकर्षण था या नहीं था? सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या ये एक रासायनिक आकर्षण था? क्या रसायन आकर्षित करते हुए पराग नलिका की वृद्धि कराए? यस सर, खत्म, पराग नलिका यहां आ गई। अब आगे क्या होएगा दोस्त, अब आगे जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारा ये क्या सर, द्विनिषेचन। आइए पढ़ते हैं द्विनिषेचन क्या होता है, ध्यान से देखो दोस्त। ये हमारा परागकण था जिसमें हमारे ये दो जनन केंद्रक थे और ये कायिक कोशिका का केंद्रक था, ठीक है। हमने बोला कि जब परागकण वृद्धि करेगा या पराग नलिका जब निकलेगी, कौन निकलेगी सर, पराग नलिका निकलेगी। मैंने कहा हाँ पराग नलिका तो निकलेगी। यहां से निकलेगी पराग नलिका, हाँ जी पराग नलिका निकलेगी। कौन निकलेगी, पराग नलिका। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये पराग नलिका निकली, थोड़ा सा और बड़ा करके निकालते हैं, ठीक है, दिख जाए आपको आसानी से। ये हमारी पराग नलिका, ये हमारी पराग नलिका निकल रही है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया ताकि चीज क्लियर हो जाए। ये बाहर बाह्य चोल है, नीला नीला अंत चोल था, ठीक है। कौन निकली है सर, पराग नलिका निकली है। मैंने कहा ठीक है। अब जरा इमेजिन करो, अगर ये पराग नलिका निकलेगी तो पराग नलिका खाली तो जाएगी नहीं, इसके पीछे की सारी चीजें आगे आती जाएंगी। भाई इसके अंदर जो भी मटेरियल है आगे नहीं आ जाएगा, आगे आ जाएगा ना भाई, ये वृद्धि करेगी तो ये सारी चीजें आगे आ जाएंगी। कौन कौन आगे आ जाएगा सर, ये कायिक केंद्रक, मैंने कहा। उसके पीछे पीछे सर जनन कोशिका, मैंने कहा जी जनन कोशिका भी आ जाएंगी। तो ये दोनों जनन कोशिका आ गई है, हाँ। और उसके आगे कौन है सर, ये हमारा कायिक कोशिका थी, उसके पीछे ये हमारी दो जनन कोशिका है। मैंने कहा ठीक है। अब कायिक कोशिका क्या काम कर रही है, तो पराग नलिका की वृद्धि कराती जा रही है, पराग नलिका वृद्धि करती जा रही है। फाइनली ये पराग नलिका धे दमादम अंदर घुस गई। अंदर घुस गई है सर जी, भ्रूण कोश के अंदर घुस गई है, इस भ्रूण कोश के अंदर घुस गई है। अब भ्रूण कोश के जैसे ही अंदर घुसती है तो क्या होएगा, अब इधर देखिएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई है, डन। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा भ्रूण कोश है, इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा भ्रूण कोश है, मान लेते हैं। कौन है, ये हमारा भ्रूण कोश है।
और इस भ्रूण कोश में, इस भ्रूण, ज्यादा बड़ा कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा है, इस भ्रूण कोश में और छोटा, ठीक है। इस भ्रूण कोश में क्या मिल रहा था, ध्यान से देखना बेटा, इस भ्रूण कोश में ये थी अंड कोशिका, ठीक है। अभी हमारा काम मेजरली ये है अंड कोशिका, और ये है हमारी सहायक कोशिका, ठीक है। और बाकी पीछे की अभी कोशिका मैं आपको दिखा नहीं रहा, उनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अंड कोशिका, अच्छा एक कोशिका जरूर दिखानी भूल गया, केंद्रीय कोशिका, ठीक है। कौन सी कोशिका, केंद्रीय कोशिका, और उस केंद्रीय कोशिका के अंदर हैं दो ध्रुवीय केंद्रक। चलो ये भी दिखाई देता हूं, लगे हाथ छोड़े क्यों, तो तीन, ये हमारी प्रतिमुखी कोशिका। ओके सर जी, ये सारी की सारी कोशिका कैसी है, अगुणित है, याद रखना, भूलना जाना, गुण सूत्रता मत भूल जाना, कौन सी कोशिका कैसी है। प्रतिमुखी कोशिका भी अगुणित है, सहायक कोशिका भी अगुणित है, अंड कोशिका भी अगुणित है, और ये जो केंद्रीय कोशिका है ये भी अगुणित है, हैप्लॉइड है, अगुणित है, ठीक है। आइए अब आया है यहां से कौन, ये परागनलिका आ रही थी, कौन आ रही है दोस्त, ये हमारी परागनलिका आ रही थी। गारंटी तो मैं देता ही नहीं है चाचा, गारंटी कैसे देंगे? गलत नहीं बोलता। कौन आ रही थी, हमारी परागनलिका आ रही थी, हाँ सर परागनलिका। परागनलिका के सिरे पर कौन सी कोशिका थी, कायिक कोशिका थी, और पीछे दो छोटी छोटी कौन है सर, ये छोटी छोटी हमारी दो जनन कोशिकाएं हैं, और यही जनन कोशिका कौन होती है सर, यही जनन कोशिका हमारी क्या होती है, नर युग्मक होते हैं। यही दो जनन कोशिका कौन है, नर युग्मक है। मैंने कहा ठीक है। अब क्या होगा सर जी, ये अंदर क्या होने वाला है, तो वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होएगा अब बेटा, ये जो हमारी परागनलिका आई है, दो जनन केंद्रक, जो जनन कोशिका यानी दो नर युग्मकों को लेकर, तो क्या होएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आकर परागनलिका जैसे टकराएगी किससे, सहायक कोशिका से। क्यों सर, क्योंकि सहायक कोशिका ही तो बोरोन निकाल रही थी ना भाई। मान लो अगर ये सोना निकाल रही है, मान लो मैं हूं परागनलिका और मुझे ना सोना बहुत पसंद, मैं छोड़ो मेरी बीवी की बात करते हैं, मेरी बीवी जो है उसको सोना बहुत पसंद है, गोल्ड है, और ये जो है ये दुकानदार है, ये सोना फेंक रहा था, ले लो ले लो ले लो, सोना ले लो, मुफ्त में ले लो। तो मेरी बीवी भागी 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 भाभी भाभी कह रहा हूँ, भागी 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 किसके पास आएगी, इस दुकानदार के पास आएगी ना, सोना हमको दे दो भैया, सोना हमको दे दो। आएगी कि नहीं आएगी, हाँ जरूर आएगी। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए भाई साहब, यहीं से तो बोरोन निकल रहा था, तो परागनलिका इसी के पास आकर टकराएगी कि नहीं टकराएगी, यस सर, ये परागनलिका इससे आकर टकराएगी और एकदम से विस्फोट हो, तो क्या होएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आकर परागनलिका जैसे टकराएगी किससे, सहायक कोशिका से। क्यों सर, क्योंकि सहायक कोशिका ही तो बोरोन निकाल रही थी ना भाई। मान लो अगर ये सोना निकाल रही है, मान लो मैं हूं परागनलिका और मुझे ना सोना बहुत पसंद, मैं छोड़ो मेरी बीवी की बात करते हैं, मेरी बीवी जो है उसको सोना बहुत पसंद है, गोल्ड है, और ये जो है ये दुकानदार है, ये सोना फेंक रहा था, ले लो ले लो ले लो, सोना ले लो, मुफ्त में ले लो। तो मेरी बीवी भागी 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 भाभी भाभी कह रहा हूं, भागी 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 किसके पास आएगी, इस दुकानदार के पास आएगी ना, सोना हमको दे दो भैया, सोना हमको दे दो। आएगी कि नहीं आएगी, हाँ जरूर आएगी। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए भाई साहब, यहीं से तो बोरोन निकल रहा था, तो परागनलिका इसी के पास आकर टकराएगी कि नहीं टकराएगी, यस सर, ये परागनलिका इससे आकर टकराएगी और एकदम से विस्फोट होगा, एटम बम बजेगा। क्या सर जी, नहीं मजाक कर रहे हैं, विस्फोट मतलब दोनों आकर टकराएंगी, ये परागनलिका टकराई 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 इसके साथ, हाँ जैसे ही टकराएगी, जैसे ही टकराई कौन, परागनलिका जैसे ही टकराएगी, इसका ये जो कायिक कोशिका थी ये तो ध्वस्त हो जाएगी, कायिक कोशिका हो गई ध्वस्त, और परागनलिका का जो आगे का जो भाग जो था, जो टिप जो थी, टिप टिप समझ में आ रहा है ना, परागनलिका की
टिप शीर्ष भाग जो है वो भी फट जाएगा। फट गया, पराग नलिका का शीर्ष भाग फट गया। हाँ सर फट गया पराग नलिका का शीर्ष, भाई टकराई है ना पराग नलिका, इससे आगे धिशुम टकराई तो पराग नलिका का सिर जो है टूट जाएगा। कायिक कोशिका खत्म हो गई, ये काम हो चुका है उसका, उसने वृद्धि करा दी है। अब ये जो दो जनन कोशिकाएं हैं यहां से इसके अंदर छोड़ दी जाएंगी। किसके अंदर? सहायक कोशिका के अंदर छोड़ दी। हाँ सर ये सहायक कोशिका के अंदर ये दो जनन कोशिका आ गई है। बताइए आ गई, अब क्या होगा? अब इन दोनों में से एक कोशिका किसके अंदर चली गई है? दिमाग लगा। एक कोशिका किसके अंदर चली गई? अंड कोशिका के अंदर, और दूसरी कोशिका यहां पर आ गई। अब जरा सोच, दो जनन कोशिका में से एक जनन कोशिका अंड कोशिका के साथ संलयन कर रही है। क्या बोला हमने? एक जनन कोशिका अंड कोशिका के साथ संलयन कर रही है। दो जनन कोशिकाओं में से दोनों जनन कोशिका क्या थी? नर युग्मक थे ना। एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को मैं युग्मक संलयन बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? युग्मक संलयन, अंग्रेजी में बोलते हैं सिनगेमी। बोलिए क्या बोलूंगा? युग्मक संलयन सिनगेमी बोलूंगा, जहां पर एक अंड कोशिका और एक नर युग्मक जनन कोशिका आपस में फ्यूज हो गए हैं। है? निषेचन नहीं है ये? यस सर, एक प्रकार का निषेचन। मैंने कहा ठीक है जी। दूसरा एक और नर युग्मक भी तो है ये वाला, और ये नर युग्मक किसके अंदर छोड़ा गया है? सर इसके अंदर ये कौन है? सर ये केंद्रीय कोशिका थी। कौन सी कोशिका है? सर ये केंद्रीय कोशिका है। इस केंद्रीय कोशिका के अंदर छोड़ दिया आपने क्या? एक नर युग्मक। अब ये नर युग्मक इस केंद्रीय कोशिका के अंदर ये जो दो ध्रुवीय केंद्रक है इनके साथ फ्यूज हो जाएगा। तो कितने केंद्रक है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। ये एक केंद्रक अगुणित, ये एक केंद्रक अगुणित, और ये कोशिका आवरण, कोशिका झिल्ली सब हट जाएगा, केवल केंद्रक रह जाएगा यहां पर। ये केंद्रक, ये भी अगुणित। तो एक नर युग्मक का केंद्रक, दो ध्रुवीय केंद्रक। जरा इमेजिन करो, सोचो, अगुणित 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 मिलकर एक बड़ा सा केंद्रक बना देंगे। और ये बड़ा सा केंद्रक सोच समझकर मुझे बताइए क्या त्रिगुणित होगा कि नहीं होगा? सोचिए, क्या ये 3n होगा कि नहीं होगा? सोचिए, इमेजिन करिए, क्या ये केंद्रक 3n हो जाएगा? क्या ये केंद्रक त्रिगुणित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, ये केंद्रक त्रिगुणित हो जाएगा। डंडना डंडन। अब आप मुझे बताएंगे क्या एक और नर युग्मक नहीं था? दो नर युग्मक थे ना। एक नर युग्मक ने मादा युग्मक के साथ संलयन किया, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक संलयन किया। हाँ सर, इसको हमने युग्मक संलयन बोला है ना। और यहां पर हमने बोला एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ में क्या कर रहा है? संलयन कर रहा है, जिससे एक त्रिगुणित संरचना बन रही है, 3n केंद्रक बन रहा है। तो इसमें जरा सोचे कितने केंद्रक सम्मिलित है? 3। एक तो नर युग्मक और दो ध्रुवीय केंद्रक। कितने केंद्रक है टोटल? 3 ना। तो ऐसा संलयन क्या कहलाएगा? त्रिसंलयन। ऐसा संलयन क्या कहलाएगा? संलयन का मतलब होता है फ्यूजन। ऐसा संलयन क्या कहलाएगा? त्रिसंलयन। अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। अब आप मुझे बताएंगे कुल मिलाकर निषेचन आपको कितनी बार दिखाई दे रहा है? 2 बार नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार तो एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ और एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्र के साथ। कितने निषेचन हो रहे हैं टोटल? 2 हो रहे हैं ना। और अगर 2 हो रहे हैं तो ऐसी प्रक्रिया को क्या मैं दोहरा निषेचन बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? यस सर, दोहरा निषेचन बोलूंगा। और ये दोहरा निषेचन याद रखना, ये दोहरा निषेचन जिसको हम द्विनिषेचन बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलता है। ओनली किस में मिलता है? एंजियोस्पर्म में मिलता है।
नीट का प्रश्न है, बहुत सीधा सीधा प्रश्न है कि डबल फर्टिलाइजेशन केवल पुष्पीय पादपों में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, टेरिडोफाइट में नहीं होता, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट किसी में भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। बोलिए जनाब, यहां तक की बात क्लियर, दंडना दंडन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें आगे। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई है, द्विनिषेचन समझ में आ गया है। अब आप ये बताइए द्विनिषेचन से बनेगा क्या, वो देखने से पहले हम यहां पर बात करते हैं ये द्विनिषेचन की खोज किसने करी। तो बेटा ये जो द्विनिषेचन है इसकी खोज जिस वैज्ञानिक ने करी थी उसका नाम है नवाश्चिन। ठीक है, और इन नवाश्चिन ने द्विनिषेचन की खोज करी थी किसमें, दो पादपों में, याद रखना, एक लिलियम और एक और था कौन सा हमारा, फ्रिटिलेरिया। तो ये दो पादप हैं, ये हमारे दो पादप हैं जिसमें नवाश्चिन ने खोज करी थी किसकी, आपके डबल फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी बात है, याद करने वाली चीज है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि भाई साहब अलग अलग प्रकार के पादप होते हैं जिसमें से ये पादप का नाम है लिलियम, एक पादप है लिली, है ना, एक फ्रिटिलेरिया है। अब आप में से कई होंगे बोलेंगे ये क्या होता है, अरे पादप का नाम है भाई, याद कर ले सीधा सीधा। हर चीज में क्वेश्चन मार्क थोड़ा ना लगाना है, कुछ चीजें होती है जिनको आपको सीधा पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। हर चीज में साइंटिस्ट नहीं बनना पड़ता ना, हर चीज में प्रश्न उठाना जरूरी नहीं होता, जो चीज सिंपल सी उसको सिंपल तरीके से याद भी करना चाहिए। जहां पर लॉजिकल प्रश्न उठाने की जरूरत है वहां पर आप उठाइए, आपको आंसर भी मिलेगा। ये कौन सा पादप होता है सर जी, ये कौन सा पादप होता है सर जी, ऐसे ऊट पटांग प्रश्नों से दूर रहिएगा। ठीक है, जहां जरूरत होगी मैं अपने आप आपको बता देता हूं कौन सा पादप होता है। सिंपल, लिलियम फ्रिटिलेरिया एक प्रकार के पादप, एक प्रकार के प्लांट है, एक प्रकार के पुष्पीय पादप है। ठीक है, जिनमें नवाश्चिन ने सबसे पहले खोज करी थी किसकी, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलें आगे। अब सर डबल फर्टिलाइजेशन से होएगा क्या, मैंने कहा ठीक है ये भी अच्छा प्रश्न है सर, इस डबल फर्टिलाइजेशन से होएगा क्या। ये दो प्रकार का निषेचन था, एक युग्मक संलयन सिनगेमी, एक है त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन। मैंने कहा ठीक है, युग्मक संलयन यानी एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन करके क्या बनाएगा, युग्मनज नहीं बनाएगा। यस सर, युग्मनज बनाएगा। मैंने कहा आइए देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर बना देता हूं। भाई साहब कितनी बार बिजंड बना दिया हमने, है। हाँ जी, क्या बनाएगा, जल्दी से बताइए, फटाफट सोचिए जल्दी से। एक नर युग्मक मादा युग्मक, ये नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन करके द्विगुणित युग्मनज नहीं बनाएगा। यस सर, ये द्विगुणित क्या बन जाएगा, युग्मनज बना जाएगा। थोड़ा छोटा बनाते हैं, क्या बन जाएगा, द्विगुणित क्या बन जाएगा आपका 2n, क्या बनेगा, युग्मनज। ठीक है, ओके सर। अब इधर देखना, युग्मनज बन गया, हाँ सर। अब इसके साइड में जो सहायक कोशिका थी वो नष्ट हो जाएगी, पोषण दे देगी किसको, युग्मनज को। खत्म, ओके सर, सहायक कोशिका खत्म। कौन खत्म, सहायक कोशिका खत्म। ठीक है, यहां पर प्रतिमुखी कोशिका थी, हाँ सर, ये प्रतिमुखी कोशिका क्या करेंगी, ये भी खत्म, ये भी क्या दे देंगी, इस भ्रूण, इस युग्मनज को पोषण दे देंगी ताकि ये युग्मनज किस में बदले सर, भ्रूण में बदले। चलो जी, सहायक कोशिका एक बची थी वो खत्म, उसके साथ साथ और कौन खत्म सर जी, हमारी प्रतिमुखी कोशिका वो भी खत्म। ठीक है, अब क्या बच गई है सर जी, केंद्रीय कोशिका। कहा, ये केंद्रीय कोशिका थी, और इस केंद्रीय कोशिका के अंदर त्रिसंलयन हो गया, 3 केंद्रक जुड़ चुके हैं, एक नर युग्मक, दो ध्रुवीय केंद्रक ये जुड़ चुके, हाँ, जिससे क्या बना था सर, एक त्रिगुणित केंद्रक बना था। मैंने कहा हाँ जी, एक त्रिगुणित केंद्रक बना था बड़ा सा, ये 3n, ये त्रिगुणित आपका केंद्रक बना था। मैंने कहा हाँ जी, था। मैंने कहा हाँ जी, एक त्रिगुणित केंद्रक बना था बड़ा सा,
ये 3n, ये त्रिगुणित आपका केंद्रक बना था। हाँ जी, हर बार पैसे दे, उन पैसे क्यों देंगे ना? है ना, बना था ना। अब ये कोशिका कौन सी थी, जोरा दिमाग लगाओ, पकड़ना तो पड़ेगा बेटा आपको, नहीं तो पीछे रह जाओगे, दिमाग तो तेज चलाना पड़ेगा। आप सोचो कि सर जी बड़ा हौले हौले पढ़ाएंगे, एक एक चीज जो है पढ़ाएंगे, एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, लेकिन तू समझ उसको, जल्दी से पकड़, जल्दी से समझ, जल्दी से दिमाग में बैठा। समझ रहा है ना? सोच, ये कोशिका को क्या बोला था तूने। अब ये भी चीज अगर तेरे को याद नहीं आ रही है तो फिर इसमें हमारी थोड़ी ना गलती, आपको तो पकड़ना पड़ेगा चीजों को फास्ट फास्ट। ये कोशिका क्या कहला रही थी, सोचो। ये कोशिका, ये तो हमारा कौन था, भ्रूण कोश था ना, याद करिए, भ्रूण कोश था ना, बोला था ना। इस भ्रूण कोश में ये कोशिका कौन सी थी सर, केंद्रीय कोशिका थी ना, जिसमें त्रिसंलयन हो गया, केंद्रीय कोशिका थी ना। अब ये केंद्रीय कोशिका नहीं कहलाएगी, इसको अब हम केंद्रीय कोशिका नहीं बोलेंगे, सिर्फ नाम चेंज करेंगे। केंद्रीय कोशिका नाम बदल कर हम इसका नाम रखेंगे क्या, प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका। सर यहाँ पर तो भ्रूण कोश लिखा हुआ है, यहाँ भ्रूण कोश लिखा हुआ है, बड़ा कंफ्यूजन है। मैंने कहा पहले पढ़ाने दे, सारे कंफ्यूजन भी क्लियर करूंगा, ठीक है। प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका बोलेंगे इसको, क्यों? मैंने कहा रुक जाओ, भी बताऊंगा, अभी सिर्फ सुन, चीजों को फील कर, कनेक्ट कर, सिर्फ सुन चीजों को सुन। क्या बोला, इस केंद्रीय कोशिका को प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका बोलूंगा। अंग्रेजी में बोलते हैं पीईसी। पीईसी की फुल फॉर्म सर, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब पता है इंग्लिश मीडियम में कंफ्यूजन नहीं होता, हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। 100 में से 80 बच्चों को कंफ्यूजन होता है किसमें, भ्रूण कोश में और भ्रूण कोश में। जिंदगी में आज तक कभी समझ नहीं पाए वो, क्योंकि समझने की कोशिश नहीं करे। इंग्लिश मीडियम में कंफ्यूजन नहीं होता, क्यों? क्योंकि भ्रूण कोश को अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोस्पर्म और भ्रूण कोश को अंग्रेजी में बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। जब नाम ही अलग अलग है तो कंफ्यूजन कैसे होगा? हिंदी में हो जाता है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। समझाने के लिए मैं हूं ना, ध्यान से सुन। इस कोशिका को मैंने नाम पलटकर क्या बोल दिया, केंद्रीय कोशिका को नाम पलटकर हमने बोल दिया क्या, प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका। क्यों बोला है? मैंने कहा रुक जा, इस केंद्रीय कोशिका का नाम पलट दिया है और इसके अंदर जो त्रिसंलयन हुआ था, उस त्रिसंलयन से एक 3 केंद्रक फ्यूज होने से एक केंद्रक बना और ये केंद्रक त्रिगुणित है। हाँ सर, अब ये जो केंद्रक है, ये जो त्रिगुणित केंद्रक है बेटा, इस त्रिगुणित केंद्रक को हम नाम देते हैं पेन। इस त्रिगुणित केंद्रक को हमने नाम दिया है क्या, पेन। अब सर जी ये पेन क्या है, ये है क्या ये वाला पेन? नहीं, पेन की फुल फॉर्म है प्राथमिक थोड़ा सा वर्ड यहां से हटा देता हूं। पेन की फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कुछ नहीं, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल लिखा है, यहां पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कर दिया। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र। ठीक है, अब इधर ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, 3 फोटो बनाया हूँ, फोटो चेक करिए। आपका प्रश्न यही था ना सर द्विनिषेचन खोजा किसने? सर इन्होंने खोजा। द्विनिषेचन में हुआ क्या सर? 2 बार निषेचन हुआ। एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ जुड़कर क्या बना दिया सर जी? युग्मनज बना दिया। और एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों के साथ जुड़कर क्या बना दिया? त्रिगुणित केंद्रक बना दिया। उस केंद्रक का मैंने नाम बता दिया। वो जो त्रिगुणित केंद्रक था उसका नाम है पेन, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये केंद्रक जिस कोशिका में था वो पहले क्या कहलाती थी? केंद्रीय कोशिका कहलाती। अब उसका नाम बदलट कर क्या हो गया? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पेन मिल रहा। उसके अंदर क्या मिल रहा है? पेन मिल रहा है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक मिल रहा है, त्रिगुणित केंद्रक मिल रहा है जो त्रिसंलयन से बना था। तो त्रिसंलयन का उत्पाद क्या? सर त्रिसंलयन का उत्पाद है
पेन। और युग्मक संलयन का उत्पाद है युग्मनज। क्या है? युग्मनज। बोलिए, क्या तुम्हें युग्मक संलयन से युग्मनज नहीं बना? बना। क्या त्रिसंलयन से एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्र के संलयन से पेन नहीं बना? बना, पेन। और पेन जिस कोशिका में है उसका नाम पलट गया, केंद्रीय कोशिका से अब हो गया पीईसी। खत्म यार, बच्चों वाली चीज है, सिंपल बच्चों वाली चीज। क्या कि भाई साहब कहीं ना कहीं दो, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक संलयन किए तो क्या बना? युग्मनज बना। बन गया ये रहा युग्मनज, बन गया युग्मनज। तो युग्मक संलयन से उत्पाद क्या बना? युग्मनज बन गया। और त्रिसंलयन क्या था? एक नर युग्मक और एक नर युग्मक और दो ध्रुवीय केंद्रक। जब तीन केंद्रक संलयन करेंगे तो एक त्रिगुणित केंद्रक नहीं बनेगा? हाँ बनेगा। उस त्रिगुणित केंद्रक किससे बना है? त्रिसंलयन से। तो ये जो केंद्रक, इसका नाम हमने क्या बोला? हमने इसको पेन बोला। और पेन जिस कोशिका में बना था वो पहले कोशिका क्या कहला रही थी? केंद्रीय कोशिका थी। अब उस कोशिका का नाम पलट गया, क्या बोला हमने उसको? पीईसी बोल दिया। खत्म, डन। इतनी सी बात थी। बोलिए, अब आप मुझे बताइए, फाइनली यही चीज यहां पर इस डायग्राम में दिखा रखी है। एंटीपोडल प्रतिमुखी कोशिका, अंड कोशिका, सहायक कोशिका, सिनर्जिड, पोलर केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। ये आई है कौन बेटा? आपकी पराग नलिका। दो केंद्रक अपने नर, दोनों नर केंद्रक छोड़ दिए हैं। ये नीले नीले से नर केंद्रक दिख रहे हैं। ये जब आपके पास आएगी स्लाइड देखना, एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका के साथ और एक नर युग्मक जो है ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन कर लिया। खत्म, द्विनिषेचन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, डन। चलें आगे। अब बात आ रही है द्विनिषेचन का महत्व क्या है। ये द्विनिषेचन जो है इसका महत्व क्या है? देखिए, द्विनिषेचन का महत्व मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। मैं पहले आपको एक चीज पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना। और वो क्या है? देखिए, आपने भ्रूण कोश को दिखा रहा हूं। अब मैं सिर्फ इस भ्रूण कोश को दिखा रहा हूं, आप इमेजिन करना। ये भ्रूण कोश दिख रहा है तुमको? इस भ्रूण कोश के अंदर देखो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। सर, इस भ्रूण कोश के अंदर हमें एक युग्मनज दिख रहा है और एक पीईसी दिख रही है जिसके अंदर पीईएन है। तो वापस से सोच, हाँ सर यही तो है। मैंने कहा यहां पर बना देता हूं, पूरा ये ले पूरा। ये हमारा भ्रूण कोश था। ऐसा ही गुलाबी दिखाया था मैंने, यहां पर देख गुलाबी भ्रूण कोश दिखाया। हाँ सर, लिख दूंगा अभी। और अंदर क्या है? अब ये कौन है? बड़ी सी कोशिका, केंद्रीय कोशिका नहीं, पीईसी, जिसके अंदर पीईएन। डन, ठीक है। ये देखो, ये है हमारी पीईसी जिसके अंदर कौन है? पीईएन। ठीक है। मैंने उस दिन भी ये वाला कंसेप्ट बताया था। ये पीछे एक बड़ी सी कोशिका, उसके आगे एक छोटी सी कोशिका है। तो सामने से ऐसा लगेगा ना ये छोटी सी कोशिका इस बड़ी सी कोशिका के अंदर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। ठीक है। ये कोशिका अलग है, ये कोशिका अलग है। ठीक है। ये देखिए, ये कोशिका अलग है, ये कोशिका अलग है, ये कोशिका अलग है। लेकिन अगर ऐसे दिखाई दे तो ऐसा नहीं लगेगा ये वाली कोशिका इसके अंदर घुस गई है ना, सामने से ऐसा लगेगा ना। तो ये है कौन? पीईसी। और इसके अंदर ये कौन था? पीईएन। और ये हमारा युग्मनज इसके अंदर नहीं है, अलग है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, दंडना दंडन। चले आगे, अब इधर देखिएगा। ओके, बताने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है। कौन क्या है भाई साहब? ये है पीईसी, ये है पीईएन। ठीक है, ये है युग्मनज और ये है भ्रूण कोश। ठीक है। अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। ये जो पीईसी के अंदर पीईएन है, यही पीईएन आगे चलकर निर्माण करेगा भ्रूण कोश का। क्या सर? मैंने बोला ये जो पीईएन था ना, ये त्रिगुणित 3n था ना, ये त्रिगुणित था। ये त्रिगुणित केंद्रक है ना। यही केंद्रक आगे चलकर किसका निर्माण करेगा? भ्रूण कोश का। अब ये भ्रूण कोश में बहुत कंफ्यूजन होता है यार। बहुत सिंपल तरीके से सोचो, दोनों में वर्ड आगे क्या रहा? भ्रूण। ठीक है, दोनों का वर्ड कहीं ना कहीं भ्रूण से संबंधित है। लेकिन यहाँ रहा कोश और यहाँ रहा पोष। खुद सोचो, पोषण
न्यूट्रिशन, पोषण के लिए वर्ड क्या होएगा? पोष होएगा कि कोश होएगा? पोष होएगा। और कोश का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था, खाली जगह। अब मैं तुमसे एक चीज बोलूं कि भाई साहब ये जो है, ये एक खाली जगह है, ये खाली जगह, अंदर से खोखली जगह है जिसके अंदर भ्रूण विकास करने वाला है। ये खाली जगह जिसके अंदर भ्रूण बनने वाला है, तो इमेजिन करो इस जगह को क्या मैं भ्रूण कोश नहीं बोलूंगा? कोश का मतलब ही क्या होता है? खाली जगह। ये खाली जगह जिसके अंदर भ्रूण बनने वाला है। ठीक है, चलो सर ये भ्रूण बना दिया, ये भ्रूण बना दिया। मैंने कहा ठीक है, अब भ्रूण बना तो दिया, अब इस भ्रूण को क्या चाहिए सर? न्यूट्रिशन चाहिए, पोषण चाहिए। क्या चाहिए सर? इस भ्रूण को, ये जो भ्रूण जो है, इस भ्रूण को चाहिए क्या? खाना, भोजन, पोषण। अब यहां पर अंदर उपस्थित था क्या? पोषण। ये मान लो खाना है, ये मान लो पोषण है। तो जरा सोचिए, इस पूरी संरचना को मैं क्या बोलूंगा? भ्रूण को पोषण देने वाला पदार्थ क्या बोलेंगे? भ्रूण पोषणी कहलाएगा, कहलाएगा ना। तो आज के बाद कोई भी बच्चा ये ना पूछेगा भ्रूण पोष भ्रूण कोश में क्या अंतर होता है, बता दिया है। अब अगर किसी ने पूछा इसमें डिफरेंस, सर दोनों में क्या डिफरेंस है? सर खींच के चमाट लगेगा। ठीक है, बता दिया आपको भ्रूण पोष में डिफरेंस क्या होता है। बात आ रही है सर भ्रूण कोश समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, भ्रूण पोष वो पदार्थ है, पोषणीय पदार्थ है जो भ्रूण को पोषण देगा। युग्मनज से भ्रूण बनाने के लिए पोषणीय पदार्थ भ्रूण पोष कहला रहा है। सर ये भ्रूण पोष जो है, ये भ्रूण पोष जो है, ये कौन बनाएगा? मैंने कहा पीएन बनाएगी। कौन बनाएगी? पीएन बनाएगी। आइए देखते हैं, देखिएगा यहां पर ये है कौन? एंडोस्पर्म। और मैंने आपको क्या बताया था? भ्रूण पोष को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। ये कौन है? भ्रूण है। ये कौन है? ये भ्रूण है। अंग्रेजी में देख क्या लिखा हुआ? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो को पोषण देने वाला एंडोस्पर्म। इंग्लिश में दिक्कत नहीं आती क्योंकि वर्ड ही अलग अलग है। एम्ब्रियो सैक, ये पूरी संरचना क्या कहला रही है? एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश, जिसके अंदर ये है कौन? भ्रूण पोष, जो भ्रूण को क्या देने वाला है? पोषण। अब ये जो भ्रूण पोष जो है, ये भ्रूण पोष जो है बेटा, ये भ्रूण पोष 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रकीय, कोशिकीय और माध्यमिक हेलोपियल। अब ये 3 प्रकार के भ्रूण पोष होते हैं। ये कहानी अब हम पढ़ेंगे कब? नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम भ्रूण की भी बात करेंगे, द्विबीजपत्री भ्रूण, एक बीजपत्री भ्रूण, इन सब की हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही होएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, और लास्ट लेक्चर थोड़ा सा फास्ट होएगा क्योंकि कई सारी चीजें हैं, हमें बहुत सारी चीजों को कवर करना, थोड़ा सा फास्ट होएगा लेकिन आपको कवर करना पड़ेगा। अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। आवृत बीजी यानी पुष्पीय पौधों में भ्रूण पोष होता है। द्विगुणित, एक गुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। सोचिए भ्रूण पोष आपने किससे बनवाया? भ्रूण पोष, भ्रूण पोष किसने बनाया था? पेन ने बनाया था। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ले यार, पेन कैसी थी? द्विगुणित थी, एक गुणित थी, त्रिगुणित थी, बहुगुणित थी। दिमाग लगा लेना यार। दूसरा प्रश्न, द्विनिषेचन क्रिया होती है। पहला ऑप्शन शैवालों में, दूसरा ब्रायोफाइट्स में, तीसरा अनावृत बीजी में, चौथा आवृत बीजी में। जल्दी से लगाइएगा दूसरा प्रश्न, द्विनिषेचन किसका अभिलक्षण था? जल्दी से लगाइएगा फटाफट। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन थे? ये मैं आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, हिंट दे दिया है आपको। भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन थे? जगदीश चंद्र बोस थे, बीरबल साहनी थे, हरगोविंद खुराना थे, पंचानन महेश्वरी थे। अरे बालक सुना भी होगा तो भी आंसर लगा लोगे। हाँ जी, कर लिया। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा जी यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न था फटाफट। पहला प्रश्न था दोस्तों हमारा, आवृत बीजी पुष्पीय पादपों में भ्रूण पोष होता है। मैंने आपको बताया भ्रूण पोष किससे बनता है? सर पेन से बनता है। पेन कैसा था सर? त्रिगुणित था। तो भ्रूण पोष भी कैसा होएगा? त्रिगुणित। आंसर खत्म, खल्ला, सीधा सीधा त्रिगुणित।
दूसरा, द्विनिषेचन क्रिया किसमें होती है सर? द्विनिषेचन क्रिया जो होती है केवल एंजियोस्पर्म में होती है। एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं? अवृत बीजी पौधे। खत्म खल्लास। भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन थे? पंचानन महेश्वरी दोस्त। स्टार्टिंग में बताया था, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में। ये था आपका लेक्चर। अब आखिरी लेक्चर आएगा इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बीज भी पढ़ेंगे, फल भी पढ़ेंगे और भ्रूण भी पढ़ेंगे। तीनों चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।